रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कुंती ने अपनी बेटी अंगूरी की शादी कुछ ही महीने पहले की थी, लेकिन मुहूर्त के हिसाब से कम 1 साल बाद अंगूरी की विदाई की डेट पड़ी थी। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि शादी के बाद ही अंगूरी की दादी सास निपट गई थी। अब कुंती इसी बीच अपने बेटे की भी शादी लगे हाथ निपटा देती है और अब घर में कुंती के बहू का आगमन होता है। कुंती अपनी बहू पूर्वी से कहती है, बहू, आज से ये तेरा घर है और तू इस घर की बहू, तू जैसे चाहे वैसे रह सकती है। मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ, अभी से आप अपनी बहू को सर पे ही चढ़ा लो। कल को आपको खाना पीना नहीं देगी ना, तब आप ही कहती फिरोगी कि मुझे मेरे बेटे बहू देखते ही नहीं हैं। तू चुप कर और जाकर चाय बना ला। बहू का आज पहला दिन है, आज वो कोई काम नहीं करेगी। मेरी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। अब किचन में चाय बनाते हुए अंगूरी सोचती है, कल से भाभी घर का काम करेंगी तो क्यों ना मैं यहाँ जितने दिन हूँ ऐश की जिंदगी जीऊं। अब अगले ही दिन सुबह के 9 बजे तक अंगूरी सोई हुई थी। तभी कुंती अपनी बेटी को उठाने जाती है और कहती है, आज तेरी सुबह नहीं हुई है, सुबह के 9 बज रहे हैं। माँ, मुझे अभी बहुत नींद आ रही है, सोने दो। अब तो भाभी भी आ गई है, वो कर लेंगी घर का काम। जितने दिन यहाँ हूँ चैन से तो जीने दो। तो तू इस दिन का इंतजार कर रही थी कि तेरी भाभी आए और तू काम धंधा छोड़ दे। इधर शादी के दूसरे ही दिन कुंती की बहू पूर्वी घर का काम करने में लगी थी। तभी कुंती की पड़ोसन विमला का आना होता है और वो आते ही पूर्वी को देखकर कुंती से कहती है, क्या बात है कुंती, बहू को अभी शादी के 2 दिन भी ठीक से नहीं हुए हैं और तू इससे काम करवा रही है। अरे विमला, मैंने कोई काम नहीं कहा, खुद ही लगी हुई है काम करने में सुबह से। मुझे एक काम नहीं करने दे रही। बड़ी ही नसीब वाली है तो कुंती। वैसे तेरी बेटी कहाँ है, आज दिख नहीं रही है। उसे भी तेरी बहू के आने की आजादी मिल गई है। यही समझ ले विमला तू, अब तक घोड़े बेचकर सो रही है वो। विमला कुंती जो भी बातें कर रहे थे वो पूर्वी किचन में बर्तन धोते हुए सुन रही थी और वो अपने मन में सोचती है, सुबह से काम पर लगा रखा है। एक अंगूरी है, वो तो आज काम ना करने के चक्कर में उठी ही नहीं है। कैसे कैसे लोग भरे हुए हैं इस घर में। अब पूर्वी खाना पीना झाड़ू पोछा सब कर लेती है। तब जाकर अंगूरी उठती है और उठते ही किचन में जाकर खाना देखने लगती है कि क्या बना है और क्या नहीं। माँ, खाने में क्या बनवाया है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया क्या बना है। शायद आलू की सब्जी और चावल बने हैं। जाकर खा ले, दोपहर के 12 बज गए हैं। भाभी, खाने में क्या बना है? जो भी हो निकाल कर ला दो, मुझे तो बड़ी तेज भूख लगी है। हे भगवान, अंगूरी तो कितनी बेशरम है, अपनी भाभी को कह रही है कि खाना निकाल कर दो। माँ जी, कोई नहीं, मैं ला देती हूँ खाना निकाल कर। अब पूर्वी अंगूरी को खाना निकाल कर दे देती है और करीब 2 बजे खुद खाना खाती है। ऐसे ही समय बीतता है और पूर्वी की शादी को करीब 4 महीने बीत चुके थे। एक रोज कुंती हॉल में बैठी थी और अपनी बहू से कहती है, बहू, तुझे पता है अंगूरी 15 साल की उम्र से ही घर के काम करने में लगी थी, खाना पीना भी बनाने लगी थी ये। अच्छा माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब से मैं आई हूँ इन्हें तो मैंने कोई काम करते हुए देखा ही नहीं है। ये तो तू सही कह रही है बहू कि तेरे आने के बाद इसने खाकर किचन में प्लेट भी नहीं रखा होगा। माँ जी, इसकी तारीफ तो ऐसे कर रही हैं जैसे इन्होंने कहा और मैंने मान लिया। एक नंबर की कामचोर है, ना जाने अपने घर कब जाएगी जब मुझे चैन मिलेगा। ये बातें चल ही रही होती है कि तभी अंगूरी, जो कि सोफे पर बैठकर खाना खाने के बाद उसी प्लेट में हाथ धोकर अपनी भाभी से कहती है, ये लो भाभी, इसे किचन में रख दो, मेरा मन नहीं हो रहा किचन में जाने का। क्या बात है अंगूरी, तेरी भाभी के आने के बाद तेरे तो भाग्य ही खुल गए। खुद मालकिन बनी हुई है और अपनी भाभी को नौकरानी बनाए हुए है। कल को ससुराल जाइए तो तेरी सास ऐसी तेरी सेवा नहीं करेगी। ये तो है ही विमला काकी, लेकिन जो भी हो मेरी भाभी मेरी बहुत सेवा करती है। भगवान इन्हें हमेशा खुश रखे। अरे विमला, आजा बैठ। अरे ये तो कतई एक नंबर की बेशरम हो रही है। कल को ससुराल जाएगी तो सास से चप्पल खाएगी। काम ही इसके ऐसे हैं। अरे माँ, चाहे विमला काकी जो भी कह ले, कल को मैं ससुराल जाऊंगी तो मुझे ही करना है सब, अकेली बहू जो हूँ। विमला के आने पर कुंती पूर्वी को चाय बनाने के लिए कहती है। कुछ देर बाद जब वो चाय बनाकर लाती है तो पूर्वी की ननद अंगूरी अपनी भाभी से कहती है,
भाभी अब तो आप फ्री हो गई होगी ना, तो ये रहा नेल पेंट, जरा मेरे पैरों में तो लगा दो। राम राम, बेशर्मी की हद होती है। और कुंती देख तो इस लड़की में शर्म बची ही नहीं। जी अभी लगा देती हूँ। अब पूर्वी अपनी ननद के पैरों के नाखून पॉलिश करते हुए अपने मन में सोचती है, जी तो कर रहा है इसी नाखून पॉलिश से इसका मुंह रंग दूं, लेकिन क्या करूँ, कुछ बोल भी तो नहीं सकती। लेकिन अब बहुत हुआ, इसे तो सबक सिखाना ही होगा। इसी के साथ अगले दिन की शुरुआत होती है और पूर्वी अब तक उठी नहीं थी। ये देखकर कुंती अपनी बहू के कमरे में जाती है और अपनी बहू से कहती है, बहू तेरी तबीयत तो ठीक है ना, तू अब तक नहीं उठी? माँ जी ना जाने क्यों चक्कर आ रहा है और पेट भी बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा बहू कोई बात नहीं, तू आराम कर, मैं घर का सारा काम अंगूरी से करवा लेती हूँ। अब कुंती अंगूरी को उठाकर कहती है कि वो आज घर का सारा काम करेगी और अंगूरी को मजबूरी में घर का काम करना भी पड़ता है। अब जैसे ही काम करके अंगूरी बैठती है तो कुंती अंगूरी से कहती है, भाभी को उसके कमरे में खाना देकर आई है ना? क्या मतलब है आपका कि उन्हें खाना देकर आई हूँ? क्यों दूं मैं उन्हें खाना? खुद आए और निकाल कर खाएं। अच्छा, एक दिन में ही अपने पर आ गई। कल तक तो वो तुझे खिलाती थी, तेरा झूठा धोती थी, तब तो उसने एक बार भी कुछ नहीं कहा। माँ वो होंगी अच्छी या फिर अच्छे बनने का नाटक कर रही होंगी, लेकिन मैं जैसी हूँ आपके सामने हूँ। ज्यादा बात बनाने से अच्छा है कि तू उसे खाना देकर आए, ये मैं कह रही हूँ तुझे। अब अंगूरी अपनी माँ के कहने पर अपनी भाभी को खाना देने के लिए जैसे ही कमरे के पास पहुँचती है, वैसे ही अंदर से जोर जोर से हंसने की आवाजें आती है। ये सुनकर अंगूरी खुद से कहती है, माँ तो कह रही थी कि भाभी बीमार है, लेकिन ये तो यहाँ आराम कर रही हैं और ठहाके लगा रही हैं। अरे अंगूरी, आपको क्या हुआ? आप मेरे लिए खाना लेकर आई हैं। भाभी आपने कहा कि आप बीमार हो, लेकिन आप तो यहाँ ठहाके लगाकर हंस रही हो। नहीं, मैं तो आपके आने पर उठी हूँ, तब से सोई हुई हूँ। ये बात अंगूरी को बहुत ही अजीब लगती है और अब वो खाना पूर्वी के कमरे में रखकर गेट के बाहर जाती है। तभी पूर्वी फिर से फोन पर बातें कर रही थी और कहती है, नंदोई जी, अभी अंगूरी आई थी। वैसे ये सब छोड़िए, अब दूसरी शादी का क्यों सोच रहे हैं? अंगूरी के विदाई को भी अभी समय है। भाभी उनसे बात कर रही हैं और वो मेरे होते हुए किसी दूसरी लड़की से शादी की बात कर रहे हैं। नहीं, अब और नहीं, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। अब अंगूरी अपने कमरे में आती है और अपने पति राजेश को फोन करके बुलाती है और अपनी माँ कुंती से जाकर कहती है, माँ मुझे न अपने ससुराल जाना होगा और अब आप ये मत पूछना कि क्यों। तुझे अचानक क्या हुआ? कल तो ससुराल के नाम से दूर भागती थी। माँ बस मुझे जाना है, मेरी सास की ना तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने मुझे फोन किया था। अब कुछ समय बाद ही कुंती का दामाद भी आ जाता है और अंगूरी बिना देर किए अपने पति के साथ चली जाती है और अपनी ननद के जाने के बाद ही पूर्वी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता और वो खुशी में खुद से कहती है, कभी कभी अच्छे कामों के लिए झूठ का सहारा लेना ही जरूरी है, जैसे मैंने अपनी ननद को ससुराल भेजने के लिए किया। हमू कम नहीं खे, एक बार बाल पकड़ लिए ना तो चिखवा छुड़वाए दे तुहार। नी तू मेरी गुद्द फड़ेंगी, मैं तेरे बूथे ते जुतियां मार मार के ना लाल कर देना। कोनो के हाथ तो लगावा जरा हमारी बहनिया को, हथवा तोड़ के सूखने को टांग दे। नी तो साडे हथ नु तोड़ेगी, असी ही बूटी बूटी कर देनी तेरी टंगा दी। आखिर आप सोच रहे होंगे ये क्या है, ये चारों आपस में लड़ क्यों रही हैं? तो इसका जवाब देगी सुमन, जो कि इन पांचों की सास है। अपनी 4 बेटों की लव मैरिज के चलते सुमन के पल्ले उसकी 2 बड़ी बहू कमलजीत और सिमी पंजाब से आई और बाकी दोनों छोटी बहुएं सविता और कविता बिहार से आई। और रोज की तरह ही आज भी अपनी बहुओं के सुबह सुबह के इस ड्रामे को सुनते ही उनसे कहती है, क्या है, क्यों चारों की चारों बिल्लियों की तरह लड़ रही हो? क्या हो गया ऐसा कि इंसानों से जानवर बनने की नौबत आ गई? मम्मी जी तुसी अपनी इन्ना दोनों भोजपुरी बउआ नु समझा लो। मैं कह रही हूँ मैं इन्ना दोनों का मुंह पान देना है। हमरा के कमजोर जानत हो तुम? अरे बचपन में हमार गांव वाले हमको झांसी की रानी बोलत रहे, हम डरत नहीं है किसी से। नी तेनू की लगदा असी डर दे आ जरा सामने दसा तेनू कौन डरदा है? तुम चारों ने मेरा दिमाग खराब करके रखा है। एक तो मेरे चारों बेटे ने लव मैरिज करके इन 2 भोजपुरी नमूनियों और 2 पंजाबी नमूनियों को मेरे सर लाकर रख दिया है। ऊपर से पूरा दिन प्यार से रहने के बजाय इस घर को कुरुक्षेत्र का मैदान बनाए रखती है। सासू माँ हमार गलती नहीं खे, हम तो सुबह के नाश्ता बनाने खातिर आए रहे,
लेकिन ये बड़की जेठानी हमके बोली कि तोहर दाल भात चोखा कोई ना खावेला, ए खातिर रसोई से दूर हटा। ताही ते मैं गलत की कहा, मिन्नू ता पराठे बनाने सी, अमन ता नहीं खांदे दाल भात, ते इन्ना दोना दे चक्कर च मैं अपने पति नो भुखा नहीं भेज सकती। अरे तो दोनों बारी बारी खाना बना लो, पहले तो अपने पराठे बना ले, फिर कविता और सविता बहू मिलकर अपने दाल भात, अरे मेरा मतलब है दाल चावल बना लेंगी, ठीक है? पहले ही काहे बनाएगी, पहले हम बनाएंगे, वो का है ना हम जल्दी उठे हैं। चारों ही नहीं बनाओगी, बाहर है ना मेरी रसोई से, मैं बना दूंगी अपने चारों बेटे के लिए खाना। बहू नहीं चुड़ैल लाए है मेरे बेटे, जो पूरा दिन बस लड़ती ही रहती है। सुमन अपनी चारों बहुओं का झगड़ा तो सुलझा नहीं पाई, इसीलिए वो खुद ही रसोई में खाना बनाने चली जाती है। लेकिन ये काम आज का नहीं था। 2 भोजपुरी और 2 पंजाबी बहुओं के बीच बेचारी सुमन सास होने की फीलिंग ही नहीं ले पाती थी। ऐसे ही एक शाम जब सुमन बड़े आराम से टीवी देख रही थी, तभी उसकी पड़ोसन विमला उसके घर आकर कहती है, तो 4 बहुओं के राज में अब आराम से टीवी देखी जा रही है, क्यों सुमन? अरे विमला आओ, कहाँ का राज? मुझे तो लगता है राज मेरा नहीं उन चारों का चलता है। खैर बैठो, मैं चाय मंगवाती हूँ। अरे बहुओं, कोई रसोई में हो तो 2 कप चाय बना लाओ। इतना बोलकर सुमन विमला के साथ बातें करने लगती है, लेकिन काफी देर बातें करने के बाद भी जब चाय नहीं आती तो विमला कहती है, लगता है कोई बहू नहीं है रसोई में, इसलिए उनकी चाय नहीं आई। ऐसा नहीं हो सकता, इस समय तो एक आधी रसोई में होती ही है। रुक मैं देख कर आती हूँ। सुमन उठकर देखने जाती है तो रसोई में चारों एक दूसरे के बाल पकड़कर खड़ी होती है और उनमें से कविता कहती है, सासू माँ ने हमें कहा है चाय बनाने का खातिर, तो हम ही बनाएंगे। इद्दा गिद्दा तू बनावेगी, मैनू पता है तू जान के मम्मी जी दे सामने कम करने दा नाटक कर दिया ताकि ओना नु तू चंगी लगे ते मैं ते कमलजीत दीदी बुरे लगे। बुरे हो तो लगबे ही करो। हो गया तुम चारों का? तुम चारों ने कसम खाई है क्या मेरा खून खौलाने वाले काम करना है? अरे भाषा और शहर से ही तो अलग हो तो इंसानी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो जानवर ही बनना है। एक चाय मांगी थी, लेकिन उसके लिए भी पहले महाभारत करनी है। हटो, मैं ये भी खुद बना लूंगी। सुमन तो अपनी बहुओं के ऐसे झगड़ालू स्वभाव से तंग आ गई थी, लेकिन जब यूपी, बिहार और पंजाब राज्यों में ही आपस में इतनी दूरी है, तो आई हुई ये 4 तितलियों की आपस में कैसे बनती। खैर, आज का दिन भी किसी तरह निकलता है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद कमलजीत के पति अमन के बर्थडे पर सुमन घर में पार्टी रखती है, जिसमें पंजाबी गानों पर नाचते हुए सिम्मो और कमलजीत कहती हैं, भला के दिन पैग बल्लिए पेंदे पंगड़े गड्डी दी डिग्गी खोल के। देखा तो दीदी कैसन गाने बनावत है का पंजाब में, पूरा एडवर्टाइजमेंट करते हैं शराब का। सही कहा। अरे इन पंजाबी लोगों के गानों में से दारू निकाल दो तो गाने में खाली धुन बची है और ऊपर एक छोटा कपड़ा वाला लड़की अपना बुटिया हिलाए दिखेगी। सविता और कविता मिलकर पंजाबी गानों का मजाक उड़ा रही थी, लेकिन उनकी ये बातें सिम्मो और कमलजीत के कानों में जाती है और वो गाने को चेंज करके एक भोजपुरी गाना चलाती है, जिस पर सविता नाचने लगती है और उसको नाचते देखकर कविता कहती है, अरे दीदी का गजब करत हो, अरे वाह, तोहार लहंगा उठा दे रिमोट से। सविता और कविता की ये हरकतें देखकर पार्टी में आए सब लोग उन पर हंसने लगते हैं और फिर सिमी गाना बंद करने के बाद कहती है, हले कुछ देर पहला तू कहंदी सी कि साडे गाने दे विच शराब कट दे तां साडे गाने दे विच कुछ रहना ही नहीं। चल कोई ना, पर थोड़े इदा दे अश्लील गाने नाल तां साडे इदा दे गाने ही चंगे आ। आई बड़ी मजाक बनाने साडा। ये तुमने सही नहीं किया सिम्मी दीदी, हम जो भी बोली दोनों आपस में बोली, लेकिन ऐसा तुमने सबके सामने हमार मजाक बनाया। कविता और सविता की आंखों में लोगों के हंसते चेहरे देखकर आंसू आ जाते हैं। ये देखकर कविता का पति सौरभ अपनी भाभी सिम्मी और कमलजीत से कहता है, भाभी आपको कुछ ज्यादा ही परेशानी नहीं मेरी बीवी से? अरे इतनी दिक्कत है तो क्या छोटे बोल, अब बीवी के लिए अपनी बड़ी भाभी को सुनाएगा? अरे इतना बड़ा हो गया तू। तुम सब ये क्या कर रहे हो? लोग देख रहे हैं, क्यों तमाशा बना रही हो अपने घर का? सासू माँ, तमाशा तो हमार बना है, वो भी सबके सामने। मम्मी जी शुरुआत पहला ऐना ने की थी सी। चुप, मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ, लेकिन ये पार्टी यहीं खत्म होती है। आप सब अपने घर जा सकते हैं। सुमन के कहने के बाद सभी मेहमान घर चले जाते हैं, जिसके बाद आज सुमन अपनी बहुओं के झगड़े में अपने बेटे को भी देखकर एक फैसला लेती है और सबसे बोलती है, तुम चारों बहुएं मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, तुम 2 पंजाबी बहुएं की आपस में बनती है
और इन दो भोजपुरी बहुओं की आपस में बनती है। इसलिए मैंने सोचा है कि अब से घर में 2 हिस्से बना दिए जाएंगे। तुम चारों अब 2-2 के जोड़े में इस घर में रहोगी। अलग रहने से इस घर में शांति भी होगी और कोई एक दूसरे का मजाक भी नहीं बनाएगा। पर माँ, परवर कुछ नहीं, मैंने जो कह दिया वही होगा अब। अगली सुबह घर में 2 हिस्से करके सुमन अपनी चारों बहुओं को अलग अलग कर देती है। लेकिन उस दिन के बाद से घर में कोई लड़ाई की आवाज नहीं आती, लेकिन एक अजीब सी शांति फैल जाती है जो ना सिम्मी कमलजीत को पसंद थी और ना ही सविता और कविता को। इसी के चलते सिम्मी कमलजीत से कहती है, दीदी वैसे उन्हें दोनों नाल मजा ता बड़ा आंदा सी। उन्हां दे हत्था दा लिट्टी चोखा बड़ा ही याद आंदा। की कर सकते हैं असी अपने हत्था नाल सारा घर पटता। एक तरफ सिमी कमलजीत इस बंटवारे से परेशान थे तो दूसरी तरफ सविता और कविता भी खुश नहीं थे और वो भी एक दूसरे से बातें करती हुई कहती हैं, कविता मुझे ना बहुत याद आ रही है अपनी जेठानियों की। दोनों जैसन भी थी पर हमरी बड़ी थी। कुछ गलत बोल भी देती थी तो बाद में माफी मांग लेती थी। लेकिन इस बार हमरे और उनके बीच लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। सही कहा दीदी, हमको भी बहुत याद आवत है हमार छुटकी छुटकी बात पर लड़ना। चारों को ही एक दूसरे की बहुत याद आ रही थी, लेकिन अपनी सास से घर को एक करने के लिए बोलने की हिम्मत उनमें नहीं थी। एक दिन जब सविता और कविता बाजार से आ रही थी तो मोहल्ले की कुछ औरतें उन दोनों का मजाक बनाती हैं। ये सुनकर सिम्मी और कमलजीत घर से बाहर आकर उन औरतों से कहती हैं, नहीं तुसी मेरी देवरानिया नु कुछ कहण वाली हुंदी कौन हो जे अगे तो एना नु कुछ भी बोलिया ना ता इन्नियां गंदियां गंदियां गाला कड्डणियां ना ताडे पूरे खानदान दे विच ना सुनिया नहीं हुई है किसी ने। ओहो आ गई समझ। सविता कविता चलो अंदर। दोनों जेठानियां अपनी दोनों देवरानियों का हाथ पकड़कर उन्हें अंदर लाती हैं और अपनी सास से माफी मांगती हैं अपने बर्ताव के लिए। साथ ही चारों इस बंटवारे को खत्म करके एक साथ रहने की मांग करती है। सुमन भी खुश होकर अपनी चारों बहुओं को एक साथ कर देती है। उस दिन के बाद से झगड़े तो घर में नहीं रुकते, लेकिन उन झगड़ों की आवाज कभी घर से बाहर नहीं आती और अंत में चारों के बीच सिर्फ प्यार बचता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।